चलिए आज हम आपको बताते हैं पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत प्रतिफल में हमें ये देखना है कि प्रतिफल का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी साधन की सहायता से उत्पादन प्राप्त करते हैं तो उत्पादन जो मिलता है उसको क्या बोलेंगे? प्रतिफल। अब बात आती है पैमाना। तो पैमाने वाली कंडीशन कब आती है? जब हम उत्पत्ति के दोनों साधनों में, अर्थात दोनों साधन का मतलब स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन, दोनों साधनों में एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन करते हैं तो वो कहलाता है पैमाना। तो पैमाने के प्रतिफल, तो जब हम स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधनों में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि करते हैं तो उससे उत्पादन में भी वृद्धि होती है, प्रतिफल प्राप्त होता है। तो उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो वृद्धि 3 अनुपात में होती है। या तो बढ़ती हुई दर से मिलती है वृद्धि, या समान दर से मिलती है, या फिर घटती हुई दर से मिलती है। अर्थात जब हम उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन करते हैं, समान अनुपात में परिवर्तन करते हैं, तो जब बढ़ती हुई दर से प्रतिफल प्राप्त होता है तो वो कंडीशन कहलाती है, उसको क्या बोलेंगे? पहली स्थिति को बढ़ते हुए प्रतिफल, पैमाने का प्रतिफल। बढ़ते हुए पैमाना लिख सकते हैं यहाँ पे चाहो तो, पैमाना, बढ़ते हुए पैमाने का प्रतिफल। दूसरी परिस्थिति क्या आएगी? स्थिर पैमाने का प्रतिफल स्थिर पैमाने का प्रतिफल मतलब जब हम उस पैमाने में परिवर्तन करते हैं, अर्थात साधन, दोनों साधनों में समान अनुपात में जब हम वृद्धि करते हैं तो प्रतिफल भी समान अनुपात में मिलता है। जितने, जैसे 20% हमने साधन में परिवर्तन किया तो उत्पादन भी हमको 20% बढ़ के मिलेगा। समझ में आई बात? तो समान अनुपात हो गया। तो ये स्थिर पैमाने का प्रतिफल। बढ़ते हुए पैमाने के प्रतिफल में जैसे हमने साधन में 20% की वृद्धि की तो हमको ये 25% या 30% मिल गया उत्पादन। ये दूसरी स्थिति क्या आती है? घटते हुए पैमाने का प्रतिफल। यहाँ पे क्या होगा? जब उत्पादन के साधन में हम परिवर्तन करते हैं समान अनुपात में, तो हम क्या देखते हैं कि जिस अनुपात में, जैसे हमने 20% साधन में परिवर्तन किया तो हमारा उत्पादन जो है वो हमको 15% मिला। उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? 15%। जिस अनुपात में हमारा साधन बढ़ाए थे उस अनुपात में हमें उत्पादन नहीं मिला। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। ये तीनों को हमको अलग अलग पढ़ना है, ठीक है? तो बात समझ में आई। पैमाने के प्रतिफल अर्थात एकदम सीधे शब्दों में आप समझ जाओ, साधन में परिवर्तन, दोनों साधन, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन, तो उसको बोलते समय यही लिखना, दोनों साधनों में परिवर्तन, दोनों साधन अर्थात स्थिर साधन एवं परिवर्तनशील साधनों में समान अनुपात में वृद्धि करने से उसके प्रतिफल में, उसके मतलब उत्पादन के प्रति जो परिवर्तन आ रहा है, ठीक है? तो परिवर्तन भी 3 प्रकार से मिला हमको। एक बढ़ते हुए पैमाने का प्रतिफल, दूसरा समान, और तीसरा घटते हुए। तो अब हम तीनों को अलग अलग ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बढ़ते हुए पैमाने का प्रतिफल। अगर आपको
पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, ऐसा आया तो आपको क्या लिखना है, शुरुआत कैसे करना है, पैमाने के प्रतिफल क्या है, ऐसा परीक्षा में आया। पहले क्या लिखोगे आपको कि जब उत्पादन के लिए स्थिर तथा परिवर्तनशील साधनों में समान अनुपात में वृद्धि की जाती है तो उससे उत्पादन में भी परिवर्तन प्राप्त होता है, जिसे हम पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। जब उत्पादन के साधन में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है, दोनों साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है उससे बढ़ती हुई दर से प्रतिफल प्राप्त होता है। उत्पादन हमको उसकी से ज़्यादा दर में प्राप्त होता है। जिस अनुपात में हमने साधन को बढ़ाया है उससे ज़्यादा अनुपात में हमें उत्पादन प्राप्त होता है, तो बढ़ते हुए पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत आएगा। तथा जब साधन में वृद्धि जिस अनुपात में की जाती है उसी अनुपात में उत्पादन प्राप्त होता है तो स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहलाता है, या स्थिर पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन होगा। और तीसरी स्थिति, जिस अनुपात में उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन करते हैं, समान अनुपात में परिवर्तन करते हैं, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन में समान अनुपात में वृद्धि करते हैं, तो उत्पादन कैसा मिलेगा, घटती हुई दर से प्राप्त होगा। अर्थात जिस दर से हम साधन को बढ़ाते हैं उससे कम दर में हमें उत्पादन प्राप्त होता है, तब घटते हुए पैमाने का प्रतिफल कहलाता है। अब पैमाने वाली स्थिति कब आती है, जब उत्पादन में हम दीर्घकालीन परिवर्तन करते हैं। उत्पादन हमारे लिए दीर्घकाल का समय लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों साधनों में परिवर्तन कौन सी परिस्थिति में हो सकता है, दीर्घकालीन। अल्पकाल में केवल परिवर्तनशील साधन में परिवर्तन होगा, अगर अलग अलग अनुपात हो जाता है, लेकिन समान अनुपात में वृद्धि करना है तो वो कब होगा, दीर्घकाल में होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बढ़ते हुए पैमाने का प्रतिफल। आइए हम एक ग्राफ के माध्यम से इसको समझते हैं। इस प्रकार से हम x अक्ष में और ये y अक्ष, x अक्ष में हमने ले लिया श्रम। तो हमने यहाँ पे श्रम क्यों लिया, श्रम लेने का मतलब है ये परिवर्तनशील साधन है। आई बात समझ में, परिवर्तनशील साधन। इधर ले लेते हैं हम पूंजी। पूंजी क्यों लिए, क्योंकि पूंजी जो है स्थिर साधन है जिससे हम परिवर्तन दीर्घकाल में ही कर सकते हैं, अल्पकाल में नहीं कर सकते। तो ये दीर्घकाल वाली बात है यहाँ पे। अब यहाँ पर बढ़ते हुए पैमाने के प्रतिफल को समझो। जो बातें मैं बता रहा हूँ इन्हीं बातों को ही कॉपी में लिखना है। ठीक, यहाँ तक समझ में आए। हम ये देखते हैं, देखिए सबसे पहले इस R1 ये एक उत्पादन फलन है। यहाँ पर श्रम की कुछ, इसको नाम दे दिया हम ए बिंदु पर जो उत्पादन हो रहा है, बिंदु ए पर जो उत्पादन हो रहा है वो इतना श्रम लग रहा है। आई बात समझ में, और इतनी पूंजी, इन दोनों की सहायता से ए उत्पादन हुआ। ठीक है, कितना उत्पादन हुआ हम ये मान के चलते हैं, चलिए 100 उत्पादन होता है, 100 इकाई। कितना इकाई, 100। ठीक, हमें उत्पादन में बढ़ते हुए पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत जिस अनुपात में हम साधन में परिवर्तन करेंगे, ठीक है, हमने साधन में परिवर्तन किया, हमें उत्पादन मिल गया 200 इकाई। कितना इकाई, 200। देखिए कितना परिवर्तन किया हमने, ये देखो ऐसा समझ लो, यहाँ से इसको ये इतना परिवर्तन किया श्रम में। इसी प्रकार से इतना परिवर्तन किया पूंजी में, समान अनुपात में बढ़ाए, दोनों को बढ़ा रहे हैं। क्या देखा, जो उत्पादन 100 यूनिट था वो कितने यूनिट में पहुंच गया, 200 यूनिट में। ठीक है, अब आगे और देखते हैं हम। अब कितना यूनिट आ गया, 300। ये उत्पादन है, हम ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, और ये उत्पादन सी।
अब क्या देखा हमने, उत्पादन 100 का 200 एक निश्चित अनुपात में बढ़ गया, 100 200 300 मतलब समान अनुपात में उत्पादन बढ़ रहा है, समान अनुपात में उत्पादन बढ़ रहा है, अर्थात 100 से 200 हुआ, 200 से 300 हुआ। मगर यहां देखेंगे अभी, ये देखिए पहले साधन में परिवर्तन ज़्यादा था, हमने इतना परिवर्तन किया तो हमको 200 यूनिट मिला, 100 का 200 हुआ। अब इसकी तुलना में हमने साधन में थोड़ा सा कम वृद्धि की, यही वाला साधन नहीं, इधर भी ले सकते हैं हम इसको, दोनों साधन में। आई बात समझ में? ये देखो, ये पहले ये स्थिति, ये इतना हमने दोनों साधन को बढ़ाया तो 100 उत्पादन कितने में पहुंच गया, 200 में पहुंच गया। लेकिन अब हम फिर साधन में परिवर्तन करते हैं, हमने साधन में बढ़ाया, ये देखो इतना बढ़ाया, इधर भी साधन बढ़ाया, ठीक। हमने क्या देखा, उत्पादन हमारा 200 से कहाँ पहुंच गया, 300। ये देखो 300 पहुंच गया, मतलब उत्पादन में तो लगातार वृद्धि हो रही है। अब तुम बोलोगे सर ये तो 100 200 300 कहाँ वृद्धि दिखी, वृद्धि कैसी दिख रही है? ये देखो, हम यहाँ पर जितना साधन यूज कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं, इसकी तुलना में यहाँ कम साधन लाकर भी हम कहाँ पहुंच गए, 300। माने लागत हमारी कैसी हुई, मतलब हम फायदे में हैं। इसीलिए ये बढ़ते हुए पैमाने का प्रतिफल है। यहाँ पे पैमाने का प्रतिफल कैसा है, बढ़ता हुआ। पैमाने का प्रतिफल अर्थात जो हम साधन में परिवर्तन करते हैं, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन दोनों में परिवर्तन करते हैं, जिस अनुपात में हम इसको बढ़ाते हैं उसकी तुलना में हमें उत्पादन ज़्यादा मिल रहा है। ये देखो इतना बढ़ाए, उत्पादन 200 हो गया, इसकी तुलना में हमने उत्पादन को कम बढ़ाया लेकिन प्रतिफल हमें ज़्यादा प्राप्त हुआ, अर्थात उत्पादन साधन की तुलना में ज़्यादा मिल रहा है। तो ये परिस्थिति कहलाती है बढ़ते हुए पैमाने का प्रतिफल। चित्र समझ में आया? चित्र बनाते समय मुख्य रूप से ये याद रखना है, चित्र के वास्तविकता को याद रखना, तो चित्र अपने आप बनेगा। यदि आप यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, थोड़ा कम लेना है, ऐसा नहीं सोचना है। आप याद करते समय क्या सोचना है कि पहले जितना हमने साधन लिया उसकी तुलना में कम साधन लिए तो हम ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। ठीक, बात समझ में आई? किसको समझ में नहीं आया? आ गया? यानी हम कम खर्चा करके ज़्यादा फायदा ले रहे हैं। हमने पहले इतना साधन का पैसा खर्चा किया, हमें 200 मिल गया। अब 200 से 300 लेने के लिए, यानी 100 इकाई को बढ़ाने के लिए हमें केवल इतना ही साधन को बढ़ाना पड़ा, यानी साधन में कम खर्चा किया तो फायदा ज़्यादा हो गया, तो बढ़ता हुआ पैमाना। ठीक, दूसरी परिस्थिति आएगी इसी में, ये समझ में आ गया? दूसरा है समान स्थिर पैमाने का प्रतिफल। स्थिर में क्या है, पैमाना स्थिर, उत्पादन तो बढ़ता ही है लगातार, है ना। इधर क्या लेंगे, श्रम, इधर क्या लेंगे, ये बिल्कुल आप लोग बोलते रहिए। यहाँ से सबसे पहले लाइन खींचना है ऐसे, क्योंकि ये लाइन क्यों आ रही है, ऐसी सीधी क्यों आ रही है? दोनों को बराबर मात्रा में बढ़ाते हैं। आई बात समझ में? परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में एक साधन स्थिर रहता था, केवल दूसरे साधन में ही परिवर्तन करते थे, परिवर्तनशील साधन, समझिए अल्पकाल में। यहाँ पर दोनों साधन में हम, यानी स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन, दोनों साधनों में बराबर अनुपात में बढ़ा रहे हैं। अनुपात कैसा है, बराबर, इसलिए जो प्रतिफल मिलेगा वो बीचों बीच मिलेगा। ठीक, अभी यहाँ देखें, यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, ये देखिए, चलिए 100 इकाई हमें मिला पहले उत्पादन फलन पर। ठीक, जिस अनुपात में हम दोनों साधन में परिवर्तन करते हैं उसी अनुपात में उत्पादन मिलता है, यानी उसी अनुपात में प्रतिफल मिलता है, वहाँ प्रतिफल बोल रहे हैं। ठीक, ये देखो, ये 100 का 200 हो गया। ठीक, अब और हमने किया, चित्र समझ में आया? ये R2 R3, अब कितना यूनिट हो गया यहाँ पे? फर्क क्या देख रहे हो?
जिस अनुपात में हमने परिवर्तन किया, देखो ए से बी और सी, यानी ए से बी जाने में जितना हमको साधन लगा उतना ही साधन बी से सी में लगा, यानी कि ए बी बराबर, ठीक है। इसके पहले वाले में क्या था, ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, पहले वाले में ये बड़ा था ये कम था, यहां पर दोनों बराबर हैं। और उत्पादन भी देखो 100 का 200 हुआ, 200 का 300। आगे बात समझ में। ऐसी परिस्थिति में स्थिर पैमाने का प्रतिफल होता है। परिवर्तन, दोनों साधनों में जो परिवर्तन जिस अनुपात में होता है उसी अनुपात में ही प्रतिफल प्राप्त होता है। 20% हमने इसको साधन बढ़ाया, उत्पादन भी हमारा 20% बढ़ा। समान है? एकदम क्लियर। तीसरी स्थिति घटते हुए, है ना। अब तुम लोग खुद बता सकते हो घटते हुए पैमाने का प्रतिफल। घटते हुए में आप खुद बता सकते हो। देखो ये वही बात, ये पूंजी अपने मन से बनाना घर में। ये हो गया R1A, कितना उत्पादन हुआ 100, ठीक। दूसरा और तीसरा, ठीक है। एक मिनट, चित्र को बनाने की प्रैक्टिस आपको करना है अच्छे से। ये R2 R3, यहाँ देखो A, ये B, ये C, यहाँ 200 का इकाई और यहाँ 300 इकाई, ठीक है। देखिए 100 से 200 इकाई उत्पादन करने में हमें ए बी इतना साधन में परिवर्तन करे। अब हमको बी से सी जाने में हमको साधन की मात्रा ज़्यादा लग रही है, साधन ज़्यादा लग रहा है, यानी ये 100 प्राप्त करने में, 100 से 200 प्राप्त करने में हमको इतना ही क्या लगा, साधन। दोनों साधन हमें कितने लगे, ए बी, ठीक, ये लगा ए बी। आगे समझ में। और बी से सी जाने में हमें साधन ज़्यादा लग रहा है, यानी कि बी सी इज ग्रेटर ए सी। अब बताओ 100 से 200 यानी 100 यूनिट उत्पादन करने में हमें ए बी साधन लगे, और 200 से 300 जाने में हमें ज़्यादा साधन लग रहा है, यानी लागत ज़्यादा लग रही है। इसकी तुलना में यहाँ लागत ज़्यादा लग रही है। ज़्यादा लग रही तो प्रतिफल कैसा मिलेगा, कम प्रतिफल मिलेगा। कम मिलेगा ना प्रतिफल कैसा मिलेगा, कम। भाई हम साधन में ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, उसकी तुलना में हमें 300 यूनिट यानी 200 प्रोडक्ट हमने बना लिया, जो भी उत्पादन बना लिए। मान लो एक कंपनी है 200 जूता बना ली, 100 से 200 जूता बनाने के लिए उसको ये ए बी साधन लगे, ठीक। अब अगला 100 यानी 200 से 300 जाने के लिए उसको ज़्यादा साधन की ज़रूरत पड़ रही है, ज़्यादा मजदूर, ज़्यादा भूमि, ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़ रही है। समझ गए। तो बताओ यहाँ से जो 100 बचा एक्स्ट्रा, इसके लिए ज़्यादा खर्चा लगा कि नहीं उसको, क्योंकि लागत ज़्यादा लग रही है। तो लागत ज़्यादा लग रही तो प्रतिफल कैसा रहेगा, यानी भाई उत्पादन जो भी मिलेगा, उत्पादन तो 300 ही मिला, बट उस उत्पादन का बेनिफिट यानी फायदा कम होगा कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा पैसा तो किस में चला गया, साधन में। आगे समझ में। तो ये चित्र समझ में आया। इसी को ही पुस्तक में आपको दिया है, उसको आपको लिखना है।